नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। किशनगंज दारोगा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा, जहां भीड़ ने अश्विनी कुमार को पीट पीट कर मार डाला, वहां मस्जिद से ऐलान कर भीड़ जुटाई गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वहीं साजिश की परतें भी खुलती जा रही हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम भी यही जानते और मानते हैं। अपराध और मजहब एक दूसरे से जुदा हैं। दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। लेकिन किशनगंज के दारोगा अश्विनी कुमार के लिंचिंग मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जैसे जैसे इस विभत्स हत्याकांड में गिरफ्तारियां हो रही हैं, साजिश की परतें उघड़ती चली जा रही हैं। नए तथ्य मजहबी इशारे दे रहे हैं। एफआईआर में एक बात आ रही है कि वहां पे मस्जिद में अनाउंसमेंट करा के बेजाबता लोगों को जुटाया गया था। तो किनके द्वारा, ये मास्टरमाइंड कौन है ये आखिर? ये भी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहां पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है अनाउंसमेंट और हल्ला किया। इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ न्यूसेंस किया था और मारपीट की घटना को घटित किया। सही सुना आपने। पुलिस की तफ्तीश में जो नए तथ्य सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं और इससे जांच एक अलग ही दिशा में मुड़ गई है। किशनगंज पुलिस की जांच के मुताबिक मास्टरमाइंड मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद फिरोज ने गांव की मस्जिद के लाउडस्पीकर से अनाउंस कर लोगों को पुलिस टीम पर हमला करने के लिए उकसाया। आपको आगे जो तफसील बताएंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस मामले में गहरी साजिश रची गई थी। जिस वक्त अश्विनी कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा गांव में दबिश देने पहुंचे थे, उस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। आमतौर पर ज्यादातर लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं, लेकिन मुख्य आरोपी मोहम्मद इसराइल और फिरोज ने मस्जिद से अनाउंस कर गांव के लोगों को पुलिस टीम को घेर कर उन पर हमला करने के लिए उकसाया। किशनगंज पुलिस ने इस मामले में दर्ज एफआईआर में भी मुख्य आरोपियों द्वारा मस्जिद से अनाउंस किए जाने का जिक्र किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फज्र की नमाज का वक्त अहले सुबह यानी सूर्योदय से ठीक पहले लगभग 5 से 5:30 बजे का वक्त होता है। ऐसे में पहले मस्जिद से पुलिस टीम पर हमले के लिए अनाउंसमेंट, फिर सुबह के 3 बजे 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी होना, ये दोनों तथ्य अपने आप में गहरी साजिश का संकेत दे रहे हैं। उनसे पूछताछ की गई है तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। उसके कनेक्शन में हम लोग किशनगंज पुलिस को काम, इसराइल और फिरोज, ये 2 आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूसेंस करना शुरू किया और इन्हीं लोगों ने जो हल्ला करके और अन्य ग्रामीणों को बुला के जमा की और हमारी टीम के साथ मारपीट करते हुए लिंचिंग किया। उसी क्रम में हमारे थानाध्यक्ष की शहादत को प्राप्त किया। पंतापाड़ा गांव में भीड़ के हाथों घायल अश्विनी कुमार को जब सहायता मिली, उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। इधर फज्र की नमाज अदा हो रही थी, उधर अश्विनी कुमार की रूह रुखसत हो रही थी। ये शनिवार सुबह की पहली अजान है और वक्त हो रहा है सुबह के 5 बजे का, यानी कि फज्र की नमाज से करीब 2 घंटे पहले ही मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ और 500 से ज्यादा की वहशी भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस मामले में 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 500 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 3 को बिहार से जबकि 5 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। जिस चोरी की बाइक को बरामद करने थानेदार अश्विनी कुमार पंतापाड़ा गए थे, उसे भी बरामद कर लिया गया है।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के पंतापाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होने के पीछे पश्चिम बंगाल की राजनीति है, जहां सियासत और मजहब के घालमेल से अपराध का नया कॉकटेल तैयार हो रहा है। सियासी सरपरस्ती पाकर शातिर अपराधियों ने इस इलाके को अपराध का अंजुमन बना डाला है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। और दारोगा हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता देते हैं। 9 अप्रैल को रेड डालने पहुंचे थे एसएचओ अश्वनी कुमार। आपको बता दें कि जिस तरीके से वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद उनके साथ जिस तरह से साजिश की गई, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि साजिश की आशंका आखिर क्यों है, यह हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मस्जिद से अनाउंस करके भीड़ जुटाने का आरोप लग रहा है। 2 लोगों पर भीड़ जुटाने का आरोप लगा है और ऐसा ऐलान किया गया मस्जिद से कि चोर डाकू आ गए हैं, और यह सुनने के बाद 500 से ज्यादा लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। दारोगा की पिटाई के लिए भीड़ को उकसाया जाता है और उसके बाद भीड़ दारोगा की पिटाई करती है और पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया जाता है और वहां पर रेड डालने पहुंचे अश्वनी कुमार शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि यहां पर साजिश हुई है। तो जिस बेटे को एक मां ने सालों सालों अपनी ममता के आंचल में पाल पोस कर रखा था, वो बेटा एक दिन चिर निद्रा में सो गया, कुर्बान हो गया अपने कर्तव्य के लिए। लेकिन मां का दिल तो दिल होता है, उसने भी साथ जाने की ठान ली और एक साथ एक घर से 2-2 अर्थियां उठ गईं। लेकिन शहीद की बेटी के सवाल सिस्टम का सीना छलनी करने वाले हैं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। रविवार को एक परिवार से 2-2 अर्थियां उठी, एक मां और एक बेटे की। फर्ज की खातिर बेटे ने जान गंवा दी तो एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक साथ इस परिवार का आंगन सूना हो गया। बच गए तो हजारों सवाल जो एक बेटी अब व्यवस्था से पूछ रही है। बड़ा हुआ तो क्या बताएंगे उसको कि पुलिस ऑफिसर भी नहीं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोगों ने मिलकर मार दिया रहने को। तो क्या लग रहा है इस घटना के पीछे क्या किस तरह की साजिश है? साजिश ही है। उन्होंने किशनगंज शांत इलाका था, इसीलिए उन्होंने गन का इंचार्ज नहीं लिया था। तब उनको रेड पे बंगाल कैसे भेज दिया? किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया। और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई, पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था। बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं था और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी ही थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी, इंसाफ, इंसाफ, जल्द से जल्द इंसाफ। थानेदार बेटा शहीद हो गया, इसीलिए मां ने प्राण त्याग दिए। लेकिन इन 3 मासूमों का क्या होगा जिनके माथे से पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया? सवाल सिस्टम से है, सवाल उस तंत्र से है, सवाल उस मां माटी मानुष की सियासी आंच पर रोटी सेकने वालों से है। किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था। जाहिर है बंगाल से निकली बेरहमी के लिए बिहार की हर आंख में आंसुओं की शक्ल में सवालों का सैलाब खड़ा है, जिसका जवाब देना होगा। पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्वनी कुमार की शहादत का जिक्र किया, साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप किसी मां के सम्मान की बात
दीदी किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां, दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मामले को दबाने के लिए पहले पंचायत की गई और जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत के सवाल पर पुलिस का कहना है कि इस बारे में पीड़ित पक्ष ने शिकायत नहीं की है। घटना है कि इसमें जो है गैंगरेप किया गया पीड़िता का और गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया गया है। फिर आगे पुलिस का कोर्स? हाँ जी, फिर महिला थाना में इसका केस दर्ज हुआ है। कितने नामजद? 5 प्राथमिक नामजद अभी। 5 लोग जी। गिरफ्तारी? 1 की गिरफ्तारी हुई है। तो नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आती है और सबसे हैरत की बात यह है कि पंचायत इसमें अपना फरमान सुनाता है और पंचायत के फरमान के बाद से पीड़ित पक्ष जब पुलिस के पास पहुंचता है तो यहां पर कई सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है और उसके बाद वीडियो को वायरल करने का भी आरोप लग रहा है। और सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक हैरान करने वाला मामला इसे कहते हैं, आखिर कैसे पंचायत एक इस तरह के अपराध में फैसला सुना सकता है और कैसे दबाव बना सकता है? पुलिस से इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? इस पूरे मामले में 2 बातें सामने आई है। एक तो इन लड़कों ने उस लड़की की असमत लूटी वीडियो को वायरल कर दिया और जब पीड़ित परिवार ने पंचायत के लोगों से, क्योंकि गरीब लोग हैं, कानून के पक्ष में ये लोग पंचायत को ही बड़ा मानते हैं, तो पंचायत के लोगों से जब उन्होंने बात की न्याय दिलाने के लिए तो इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। एक लाल बाबू सहनी का नाम पीड़िता की मां ने लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ही कहा था कि इस मामले को पंचायत में बैठ के हम लोग सलटा लेते हैं। लेकिन जैसे तैसे पीड़िता हथौड़ी थाने के पास पहुंच गई तो उसके बाद अब उन पर गांव से निकालने का दबाव बनाया जा रहा है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जब हमने पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा कि जो केस दर्ज कराया गया है उसमें पंचायती की बात नहीं कही गई है पीड़ित पक्ष के द्वारा और उसमें कहीं इसकी कट की चर्चा नहीं की गई है। हालांकि बार बार सवाल करने के बाद महिला पदाधिकारी ने कहा कि अगर पंचायती जैसी बातें अनुसंधान में आती है तो उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि घटना बहुत ही जघन्य है। जिस तरीके से 4-5 लड़के रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद उस वीडियो को वायरल कर देते हैं, चर्चा काफी जोरों से है। सारे लोग इस बात से सन्न हैं और इसमें तुरंत कानूनी उपचार दिलाना चाहिए था जिन लोगों को, उन लोगों ने मामले को दबाने की कोशिश की है। तो जाहिर है कि बड़ी घटना है, जघन्य घटना है और ये अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेके और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीड़िता की मां ने कहा है कि उनके घर में 2-3 और बच्चियां हैं। अगर ऐसा होता रहा तो उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो पीड़िता की मां बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस
पंच के हाथ में यह होता है कि वो गरीबों की मदद करें, उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराएं। वही पंचायत आखिर कैसे एक परिवार पर मामले को दबाने का दबाव बना सकता है, कैसे कह सकता है कि आप पुलिस पर मत जाइए और पंचायत में ही इस पूरे मामले को सलटा लिया जाएगा। तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब पुलिस को तलाशना पड़ेगा। तो पंचायत ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस फिलहाल यह कह रही है कि यहां पर पूरे मामले की जांच की जाएगी। पीड़ित पक्ष के तरफ से इस तरह का कोई बात सामने नहीं रखा गया है। एफआईआर में पंचायत का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यह चर्चा जोरों पर है कि एक पीड़ित पक्ष को किस तरह से पंचायत की तरफ से दबाव बनाकर मामले को पूरी तरह से पंचायत में ही सलटा लेने के लिए कहा गया। आखिर पंचायत को यह किसने अधिकार दिया है कि वो रेप जैसे जघन्य वारदात, रेप जैसे जघन्य अपराध को दबाने की बात करे? पंचायत को चाहिए था कि वो पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने की बात कहे। पंचायत को चाहिए था कि अगर पीड़ित परिवार गरीब है, कमजोर है, तो उसे पुलिस के पास लेकर जाए और उस नाबालिग को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर पंचायत को यह अधिकार किसने दिया कि वो रेप जैसे जघन्य मामलों को निपटाने की बात करता है? तो पुलिस को चाहिए कि इसमें पीड़ित पक्ष का बयान ले और पूरी तरह से मामले की जांच की जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और उधर पुलिस फायरिंग की जांच के लिए सीआईडी की टीम मुंगेर पहुंची है। इस दौरान सीआईडी की टीम अलग अलग इलाकों से सबूत जुटा रही है। फॉरेंसिक टीम ने उस जगह भी जायजा लिया है जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। सीआईडी और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने बेकापुर, बाटा चौक, 1 नंबर ट्रैफिक स्टेशन और गांधी चौक समेत कई जगहों पर जांच की। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस फायरिंग की जांच सीआईडी कर रही है। फॉरेंसिक टीम आई और घटना स्थल का मुआयना किया। घटना स्थल में अनुराग का जहां शव गिरा हुआ था वहां से मट्टी को उठाया, वहां से चौराहे की दूरी को नापा। इसके अलावा गोली कांड में अन्य कई 5 जख्मियों का भी पीओ जहां पर वो जख्मी था उस जगह को चिन्हित किया और उसके दूरी को नापा। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मानपुर के बहुआरा गांव में बालू माफियाओं द्वारा हथियार लहराने की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 4 राइफल, 1 देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस, 1 किलो गांजा और 10 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कल बालू उठाव को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई थी। इस दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सभी पुलिसकर्मी खास करके जो भी हैं फसल उसमें ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हथियार छिपाई गई है। हालांकि फिलहाल इस मामले में पुलिस करीब आधा दर्जन हथियार जब्त किया है और कई कारतूस भी बरामद की है। इसके साथ ही कई लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफल रही है। आप देख सकते हैं कि सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी के नेतृत्व में छापामारी चल रही है और जिस तरह से इस गांव में एक साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाई गई है उससे ये है कि पुलिस में जो पुलिस का भय है वो कायम करने के लिए यहाँ प्रयास की जा रही है और साथ ही जो भी राइफल है उसे यहाँ बरामद किया गया है। जो कल राइफल लहराई जा रही थी वही राइफल बरामद की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है कि कितने राइफल यहाँ और मिलेगी। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।